नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो नंबर 10 स्पीडी डिस्कशंस। पढ़ते हैं उससे आगे। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो मवेशियों में बांझपन का जो कारण है बेंग रोग होता है। बेंग रोग को ही कहा जाता है ब्रुसेलोसिस। बेंग रोग को ही ब्रुसेलोसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसको माल्टा ज्वर भी कहता है इसको माल्टा ज्वर भी कहा जाता है। इसको भूमध्य सागरीय जो है कि भूमध्य सागरीय ज्वर भी कहा जाता है। मेडिटेरेनियन सी जो है इसको भूमध्य सागरीय ज्वर बुखार। क्योंकि इसका रोग जो सबसे पहले पता चला था बेंग रोग का, ब्रुसेलोसिस का, ये माल्टा और जो भूमध्य सागर के किनारे जो देश हैं, जो मेडिटेरेनियन सी के किनारे जो देश हैं, वहीं पर सबसे पहले इस रोग को पकड़ा गया था। वहीं के जानवरों में सबसे पहले रोग पाया गया था, जिसको बांझपन का रोग कहते हैं। बांझपन मतलब उनमें बच्चा देने की क्षमता खत्म हो जाती है। अब ये क्यों हो जाता है? ब्रुसेलोसिस, माल्टा ज्वर कहते हैं, भूमध्य सागरीय ज्वर इसको कहते हैं, या क्रीमियाई बुखार भी इसको कहते हैं। सब क्रीमियाई ज्वर भी इसको कहते हैं, क्रीमियाई फीवर कहिए, बुखार कहिए, ज्वर कहिए। तो भूमध्य सागरीय बुखार कहिए या माल्टा बुखार कहिए या क्रीमियाई बुखार कहिए, बेंग रोग को ब्रुसेलोसिस भी कहा जाता है। और ये बांझपन हो जाता है मवेशियों में, जानवर जो है कि बच्चा देने का क्षमता खो देते हैं। तो सबसे पहले भूमध्य सागर के क्षेत्रों में पाया गया था, जो किनारे किनारे उसके देश हैं। इसके कारण इसको इतना क्रीमियाई जो है, क्रीमिया कंट्री वही है, माल्टा ब्रुसेलोसिस बैक्टीरिया का नाम है ये। तो भूमध्य सागरीय ज्वर इसको कहा जाता है। अब आते हैं कि ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बेंग रोग को पढ़े कि ब्रुसेलोसिस कहते हैं। इसमें इसको जैसे वो कहते हैं, तो अडुलेंट बुखार भी एक कहा जाता है, इसको अडुलेंट फीवर भी कहा जाता है, सब कंट्री का नाम है। तो ब्रुसेलोसिस जो है कि जनरली ये बाइसन जो होता है जानवर, बाइसन और सुअर, उसमें सबसे पहले अटैक किया। बाइसन और सुअर में बेंग रोग सबसे पहले अटैक किया, जो बांझपन का रोग लेकर के आता है, जो बांझपन पैदा करता है। तो देखा गया कि जो ये जानवर, जो मवेशी है, जो खाना खाते हैं, ये खाना में इनका एक बैक्टीरिया है जिसको ब्रुसेला अबोर्टस कहा जाता है। एक बैक्टीरिया का नाम है जिसको ब्रुसेला अबोर्टस कहा जाता है। इसको BA शॉर्ट में नाम रखिएगा, ब्रुसेला अबोर्टस। अब खाना जब उनको दिया गया तो उस खाने के माध्यम से ये ब्रुसेला अबोर्टस बैक्टीरिया जो है कि उनके नस्ल कैविटी से, खाने के द्वार से अंदर चला गया, और अंदर जाने के बाद ये जो है कि बेंग रोग क्रिएट कर दिया। तो ब्रुसेला अबोर्टस जो है, जो BA ब्रुसेला अबोर्टस जो है, BA है, ये बैक्टीरिया के खाने के माध्यम से शरीर के अंदर गया और फिर उनको प्रॉब्लम क्रिएट किया। इसमें ब्रुसेला अबोर्टस बैक्टीरिया कारण है, याद रखिएगा। और बेंग रोग क्या है? माल्टा ज्वर, भूमध्य सागरीय बुखार या क्रीमियाई बुखार, ये सब बांझपन क्रिएट करता है, मवेशियों में बच्चा देने की क्षमता खो जाती है। और सबसे पहले ये जनरली देखा गया सबसे ज़्यादा बाइसन जो जानवर होता है और सुअर, इसमें सबसे ज़्यादा देखा गया। तो याद रखिएगा कि मवेशियों में बांझपन का रोग किसके कारण से होता है? तो बेंग रोग के कारण हो। बेंग रोग कहते हैं उसको, लेकिन ये ब्रुसेला अबोर्टस जो बैक्टीरिया है उसके कारण, इसीलिए इसको ब्रुसेलोसिस कहा जाता है, और ये जनन क्षमता को खो देते हैं मवेशी इसके चलते, इसलिए इसको बेंग रोग को बांझपन बीमारी भी कहा जाता है।
आगे क्वेश्चन में, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? तो जो शराब अधिक पिएगा, अधिक शराब जो पिएगा उसका सबसे पहले क्या खराब होगा? लीवर। ये तो समझने वाली बात है कि अधिक शराब पीने से क्या खराब होगा? लीवर खराब होगा। हार्ट नहीं खराब होगा, लीवर खराब होगा। शराब ज़्यादा पीजिएगा, लीवर का फंक्शनिंग गड़बड़ाएगा। तो ये जो कहते हैं कि अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकतम मर जाते हैं सूत्रण या सिरोसिस बीमारी से। तो सिरोसिस बीमारी है क्या कि जैसे ये शराब को पिए, लीवर अपना फंक्शन करेगा फिल्ट्रेशन करने के लिए, इसमें से अवशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए। तो इस लीवर में क्या होता है? इस लीवर में आ जाता है सूजन, स्वेलिंग आ जाता है। इस लीवर में आ जाएगा सूजन, और ये लीवर जब सूज जाएगा तो आपको एक बीमारी पकड़ लेगा, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी और सी जो कहा जाता है, हेपेटाइटिस। जो हेपेटाइटिस बीमारी के कारण हेपेटाइटिस पकड़ लेगा, और लॉन्ग टर्म तक अगर आपको हेपेटाइटिस पकड़ लिया, लंबे समय तक, तो ये क्या करेगा? लीवर को, हेल्दी लीवर को, HL लिखते हैं, हेल्दी लीवर को ये डैमेज लीवर में कन्वर्ट कर देगा, डैमेज लीवर में कन्वर्ट कर देगा। डैमेज लीवर कहने का मतलब कि इसमें घाव कर देगा, वुंड, घाव कर देगा, फोड़ा फुंसी हो जाएगा। तो जब शराब डालिएगा पेट में तो लीवर काम करना शुरू करेगा, और लीवर में धीरे धीरे सूजन आएगा, सूजन आएगा, हेपेटाइटिस का बीमारी पकड़ेगा। हेपेटाइटिस का बीमारी अगर लंबे समय तक पकड़े रह गया तो आपके हेल्दी लीवर को डैमेज लीवर में कन्वर्ट करेगा, और सिरोसिस, फिर आपको इसी को कह देगा कि सिरोसिस हो गया, लीवर आपका डैमेज हो गया, लीवर में घाव हो गया है, लीवर सूज गया है। और लीवर सूज जाने के कारण क्या है कि कहा जाता है कि इस सिरोसिस का बीमारी जनरली क्या करता है कि एक हेल्दी लीवर को जब एक डैमेज लीवर में कन्वर्ट कर देगा। ये हेल्दी लीवर होगा और ये डैमेज लीवर हो जाएगा, आंसू, डैमेज लीवर हो गया तो इसको फाइब्रोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को, जब एक हेल्दी अच्छा लीवर आपका और खराब लीवर में कन्वर्ट हो जाए तो इसको कहते हैं फाइब्रोसिस। यही फाइब्रोसिस कहलाता है कि एक अच्छा लीवर का खराब लीवर में कन्वर्ट हो जाना। तो घाव हो जाएगा, सूज जाएगा, इसके चलते फिर आपका लीवर जब काम नहीं करेगा तो आपका ब्लड सही शरीर में सही से प्यूरिफाई नहीं करेगा, क्योंकि जब लीवर डैमेज हो गया तो वेस्ट मटेरियल निकलेगा नहीं अच्छा से। जब बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकलेगा नहीं अच्छा से, और जब वेस्ट मटेरियल नहीं निकलेगा अच्छा से तो धीरे धीरे करके वो वेस्ट मटेरियल शरीर में ही जमा होगा और शरीर के ब्लड को दूषित करेगा, और ब्लड को दूषित करेगा तो फिर आप मृत्यु के नज़दीक होंगे। इसलिए अधिक शराब पीने से लीवर में प्रॉब्लम, लीवर में सूजन, हेपेटाइटिस का बीमारी, हेपेटाइटिस लंबे समय तक रह गया तो फिर वही, अगर लीवर में सूजन लंबे समय तक रह गया तो सिरोसिस, घाव कर देगा और लीवर को डैमेज करेगा, वेस्ट मटेरियल निकल नहीं पाएगा, ब्लड आपका प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा। तो अधिक शराब पीने से लोग सिरोसिस से मरते हैं। सिरोसिस क्या है? अगर आसान भाषा में कहें तो लीवर में सूजन हो जाना या लीवर में घाव हो जाना। और सिरोसिस ठीक नहीं होता है, ठीक है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। एक बार सिरोसिस पकड़ लेगा अच्छा से तो ठीक नहीं होगा, फिर वो आदमी इंतज़ार करे कि कब तक हम जिंदा रहेंगे। तो इसी को सूत्रण रोग हिंदी में कहा जाता है। तो सिरोसिस का बीमारी क्या है? लीवर में सूजन हो जाना, लंबे समय तक लीवर में सूजन, घाव होना, और लीवर जब फंक्शनिंग नहीं करेगा तो शरीर में आपका 75 तरह की बीमारी ऐसी होगा, क्योंकि वेस्ट मटेरियल निकलेगा नहीं तो फिर ब्लड भी सही से फंक्शन नहीं करेगा। फिर जब ब्लड नहीं फंक्शन करेगा तो ऑक्सीजन आपके बॉडी में सही से नहीं पहुंचेगा। तो धीरे धीरे करके एक चीज़ से, शरीर में एक चीज़ खराब होता है तो उससे 50 चीज़ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये सिरोसिस
अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग या सिरोसिस से मरते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। और राइबोसोम आरएनए जो पढ़ते हैं, यही आर का मतलब है राइबो, यही राइबो का मतलब है राइबोज। न्यूक्लिक एसिड, जैसे आरएनए का फुल फॉर्म राइबो, राइबोज, न्यूक्लिक एसिड। आपको इसी के वीडियो में पहले बताए हैं कि यही न्यूक्लिक एसिड क्या है? फॉस्फेट। फॉस्फेट, यही न्यूक्लिक एसिड क्या है? फॉस्फेट है। यही राइबोज क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन का संश्लेषण का मतलब प्रोटीन का निर्माण, संश्लेषण का मतलब प्रोटीन का निर्माण, बॉडी में प्रोटीन का निर्माण। संश्लेषण का मतलब बॉडी में प्रोटीन का प्रोडक्शन, निर्माण करता है। तो आरएनए में जो आर है क्या है? राइबोज है। राइबोज का मतलब प्रोटीन का निर्माण करता है। और न्यूक्लिक एसिड क्या है? फॉस्फेट है। यही जो कहा जाता है कि एसिड के रूप में क्या पाया जाता है आरएनए में? तो फॉस्फेट। आपको इस क्वेश्चन को हम बैक करके दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन को कहाँ बता चुके हैं। ये इसमें पहले जहाँ पे ये यहाँ पे है, हाँ, सेकंड पेज में, ये जो स्पीडी का सेकंड पेज में पढ़ा रहे थे, यहाँ सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जो भरपूर मात्रा में फास्फोरस में पाया जाता है? भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। तो देखिए, सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जो भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए, चाहे आरएनए लिखिए तो आर का मतलब राइबोज, एन न्यूक्लिक एसिड। चाहे डीएनए लिखिए तो डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यही न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, यही फॉस्फेट पाया जाता है, इसी को फॉस्फोरस कहते हैं। इसीलिए आंसर में न्यूक्लिक अम्ल है। यह न्यूक्लिक एसिड जनरली है क्या? तो न्यूक्लिक एसिड में इसी में फास्फोरस रहता है। तो सभी जीवधारियों में डीएनए और आरएनए पाया जाता है। पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है, कंपाउंड है, जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो यही जो आरएनए बोलते हैं और जो डीएनए बोलते हैं, तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये जो न्यूक्लिक एसिड है, यही फास्फोरस होता है। यही वीडियो में हम पहले बता चुके हैं, स्पीडी के प्रीवियस वीडियो में। तो इसी को हम बता रहे थे कि देखिए लिंक क्वेश्चन कैसे रहता है एक दूसरे से। तो यहाँ पे भी बताया कि राइबोसोम किसका कार्य करता है। तो वहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का पूछ लिया था और यहाँ पे आर का वैल्यू पूछ लिया कि आर क्या करता है। तो आरएनए में ये तो फॉस्फेट है, न्यूक्लिक एसिड क्या है? फॉस्फेट है। और ये क्या है? ये प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण करता है। उसी को संश्लेषण कहा जाता है। प्रोटीन का निर्माण करता है। तो समझ गए कि राइबोसोम किसका कार्य करता है? तो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए में आर क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण। और एनए क्या है? तो फॉस्फेट है। पूछ देगा फिर से कि न्यूक्लिक एसिड क्या है? फॉस्फेट है। या एसिड क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड में क्या पाया जाता है? तो फॉस्फेट। आर का क्या काम है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, बनाता है आरएनए में। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थल में उगने वाले डेजर्ट। कहाँ? मरुस्थल का मतलब जहाँ पे पानी का कमी हो। मरुस्थल का मतलब कि जहाँ पे पानी का कमी हो, लैक ऑफ वाटर, या जहाँ पानी कम मात्रा में पाया जाता हो। तो जेरोफाइट का मतलब क्या है? अगर इसको हम तोड़ दें, XERO, जेरो, PHYT। जेरो का मतलब होता है ड्राई। जेरो का मतलब होता है ड्राई और फाइट का मतलब होता है प्लांट। वैसा प्लांट जो ड्राई एरिया में उत्पन्न होता है उसको जीरोफाइट बोला जाता है। ठीक है। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे, तो मरुद्भिद, इसको इंग्लिश में जेरोफाइट, एग्जाम में भी पूछता है तो
इंग्लिश में ही देगा ऑप्शन। इसलिए मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जेरोफाइट बोला जाता है। जेरो का मतलब ही ड्राई है, और मरुस्थल कैसा होता है, ड्राई, और फाइट का मतलब पौधा। तो जेरोफाइट कहलाते हैं मरुस्थल में उगने वाले। याद रखिएगा, जेरोफाइट, जेरो का मतलब ड्राई होता है, तो ड्राई एरिया में मरुस्थल में जो उगेगा उसको जेरोफाइट कहेंगे। भोपाल में जो 1984 ईस्वी में गैस लीक हुई, वो कौन सी गैस थी? देखिए, भोपाल में एक बहुत ही दर्दनाक गैस लीक हुआ था। इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर देते हैं कि 1984 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन आपसे कभी पूछता है कि कब हुआ था और कौन सी गैस निकली थी, कौन सी गैस निकली थी। तो याद रखें, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको कि MIC बोलते हैं शॉर्ट में, मिथाइल आइसोसाइनेट, साइनेट, NAT, साइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। लेकिन इसके पीछे का हिस्ट्री थोड़ा सा समझ लीजिए कि भोपाल में वो क्या कांड था जो 1984 में घटना घटी। तो ये जो मिक का जो कहानी है, मिथाइल आइसोसाइनेट का, मिथाइल आइसोसाइनेट का, तो मिक का कहानी है कि ये एक अमेरिकन कंपनी थी UCIL करके। कहाँ का? एक अमेरिकन कंपनी थी UCIL। इसका फुल फॉर्म था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, UCIL उसका नाम था। तो ये 1969 में आपका भोपाल में आया था। ये अमेरिका की कंपनी थी। 1969 में ये भोपाल में आया और इंडियन गवर्नमेंट के साथ परमिशन लेकर के इसने प्लांट खोला भोपाल में। और ये किस चीज़ का था? पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाओं को ये बनाता था, पेस्टिसाइड्स को बनाता था। हुआ क्या कि सब कुछ ठीक चल रहा था। 2 से 3 दिसंबर की रात, 2 से 3 दिसंबर की रात, मतलब रात को 11 बजे, 2 दिसंबर की रात को 11 बजे। तो जनरली दिन में ज़्यादा हुआ था तो 3 दिसंबर बोला जाता है। तो रात को 11 बजे उसके एक प्लांट के एक टैंक से रिसाव हो रहा था, रिसाव हो रहा था। गार्ड था, गार्ड को गंध गया, देखा, देखा तो देखता है कि गैस लीक कर रहा है। और वो गैस कौन था? मिथाइल आइसोसाइनेट, एक टैंक से उसका। अब रात को 11 बज रहा है, गार्ड देखा कि टैंक से गैस लीक कर रहा है। उसने अलार्म बजाया, अलार्म बजाया, अफरा तफरी मच गया पूरा, भाग दौड़, हल्ला होने लगा कि गैस रिसाव हो रहा है, गैस रिस रहा है। चूंकि रात का समय था तो भोपाल की आधी आबादी सो रही थी। इसके आसपास करीब करीब 5 लाख लोग मान के चलिए कि सो रहे थे। इन 5 लाख लोग, रात्रि के 11 बजे तो कोई जागता नहीं है, जनरली तो आधा आबादी सो चुका होता है। हल्ला होने के बाद, भाग दौड़ होने के बाद जो है कि करीब करीब रोकने का प्रयास किया गया, चूंकि गैस है, और गैस भी कैसी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जहर। अब इसके करीब जाकर के बंद भी अगर कोई करे तो भी बचने का चांस नहीं है। एक बड़ी मात्रा में गैस का लीक तब तक हो चुका था, बवाल होते होते। इसके बाद
क्या हुआ कि गैस धीरे धीरे करके पूरे एरिया में फैल गया। रोकने का प्रयास किया गया लेकिन असफल रहा। गैस हवा में मिक्स कर गया और धीरे धीरे शहर में फैल गया, आसपास के एरिया में फैल गया। करीब करीब कहा जाता है कि 1 मिलियन लोग सो रहे थे। 10 लाख। अब इससे होता क्या है कि मुख्य रूप से डायरेक्टली नुकसान झेलने वाले में ऑफिशियल डाटा जो बताता है, ऑफिशियल डाटा जो आपको बताता है वो कहता है कि 3800 लोग सोए रह गए, जो कभी उठ नहीं पाए, जो कभी समझ नहीं पाए कि हुआ क्या। उनके नाक से मिथाइल आइसोसाइनेट का गैस गया और वो फिर कभी नहीं उठे। दूसरा बात कि ऑफिशियल डाटा इधर उधर होते रहता है। कभी बोला कि 2559 को मरा, कभी बोलता 3800 मरा। लेकिन ये पर्सनली मेरा मानना है कि लॉस इतना ही पर्सनल लेवल पर आदमी का नहीं हुआ होगा। डाटा के साथ छेड़छाड़ किया जाता है।